अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज इजहार अहमद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गेम डेवरीमा। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने यूनिटी के इंटरफेस को डिस्कस किया था और साथ ही साथ हमने हर एक पैनल की वर्किंग को डिटेल में देखा था कि कौन सा पैनल किस पर्पस के लिए यूज होता है। आप में से जिन लोगों ने मेरी वो वीडियो नहीं देखी, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर उस वीडियो का लिंक मौजूद है, आप वहां जाकर मेरी वो वीडियो देख सकते हैं। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे गेम ऑब्जेक्ट और उसके कंपोनेंट्स के बारे में। आज की वीडियो का जो मेन पर्पस है उसमें हम ये देखेंगे कि गेम ऑब्जेक्ट क्या होता है, गेम ऑब्जेक्ट को क्रिएट किस तरह किया जाता है, गेम ऑब्जेक्ट के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो किस तरह काम करते हैं या उनकी क्या वर्किंग होती है। इसके अलावा हम गेम ऑब्जेक्ट्स में जो पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप होता है हम उसको डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि गेम ऑब्जेक्ट को मूव, रोटेट और उसकी जो स्केलिंग है वो किस तरह चेंज की जाती है। वीडियो को फर्दर आगे लेकर जाने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरी आपको हर एक वीडियो वक्त पर मिलती रहे और आप भी एक प्रोफेशनल गेम डेवलपर बन सके। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज गेम ऑब्जेक्ट। गेम ऑब्जेक्ट क्या है? हर वो ऑब्जेक्ट या हर वो चीज जो कि हमें गेम व्यू के अंदर नजर आती है वो एक गेम ऑब्जेक्ट है। जैसे कि प्लेयर जिसे हम मूव करते हैं या फिर एनिमीज जिनसे हम फाइट करते हैं। इसके अलावा एनपीसी कैरेक्टर्स ये भी एक गेम ऑब्जेक्ट की कैटेगरी के अंदर आते हैं। इसके अलावा कैमरा जो कि हमारी गेम को रेंडर करता है वो भी एक गेम ऑब्जेक्ट है। इसके अलावा जो हम लाइट यूज करते हैं गेम सीन के अंदर या गेम व्यू के अंदर वो भी एक गेम ऑब्जेक्ट ही है। ये सारी चीजें मिलकर हमारी एक गेम बनाती हैं जिसे हम गेम के अंदर देखते हैं। लेकिन इसमें समझने वाली बात यह है कि गेम ऑब्जेक्ट बजाते खुद एक एम्प्टी कंटेनर की तरह है, यानी कि इनके पास खुद की कोई प्रॉपर्टीज और बिहेवियर नहीं होता। तो इसी वजह से इन पर वो प्रॉपर्टीज और बिहेवियर अप्लाई करने के लिए हम कंपोनेंट्स यूज करते हैं। हर गेम ऑब्जेक्ट के मल्टीपल कंपोनेंट्स यूनिटी के अंदर हैं। जैसे कि जब भी हम कोई गेम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो उस पर बाय डिफॉल्ट एक कंपोनेंट अप्लाई होता है जो कि ट्रांसफॉर्म का कंपोनेंट होता है, जो कि उसकी मूवमेंट को, उस ऑब्जेक्ट की रोटेशन को और उस ऑब्जेक्ट की स्केलिंग को कंट्रोल करता है। इसके अलावा हम रिजिड बॉडी का कंपोनेंट यूज करते हैं अगर हमने किसी गेम ऑब्जेक्ट के ऊपर फिजिक्स की प्रॉपर्टीज जो है ना वो अप्लाई करनी हो। इसके अलावा अगर हमने किसी गेम ऑब्जेक्ट के साथ किसी गेम ऑब्जेक्ट को किसी दूसरे गेम ऑब्जेक्ट के साथ इंटरेक्ट करवाना है तो उसके लिए हम कोलाइडर यूज करते हैं। कोलाइडर भी एक कंपोनेंट है। इसी तरह ही जिस तरह मैंने आपको पहले बताया है कि कैमरा एक गेम ऑब्जेक्ट है, लेकिन उस पर भी एक कंपोनेंट अप्लाई होता है जिसे हम मेन कैमरा कहते हैं। यानी कि सिंपल वर्ड्स के अंदर जो गेम ऑब्जेक्ट होता है बेसिकली एक वो खाली डब्बे की तरह होता है, इज लाइक अ एम्प्टी बॉक्स, और उस पर फीचर्स अप्लाई करने के लिए हम कंपोनेंट यूज करते हैं और ये दोनों चीजें ही मिलकर हमारा एक गेम बनाती हैं। जब भी हम किसी एक गेम ऑब्जेक्ट को किसी दूसरे गेम ऑब्जेक्ट के अंदर ड्रैग करते हैं तो वो उसका चाइल्ड बन जाता है और दूसरा गेम ऑब्जेक्ट उसका पेरेंट। इसका मतलब है कि जब भी हम पेरेंट को मूव करेंगे या उसको रोटेट करवाएंगे या फिर उसकी स्केलिंग को अप एंड डाउन करेंगे तो उसका जो असर है वो उसके चाइल्ड के ऊपर भी अप्लाई होगा। जैसे कि हम एक कार बनाते हैं, उस कार के अंदर उसके जो व्हील्स हैं उसको उसके चाइल्ड के तौर के ऊपर हम ऐड कर देते हैं या उसका चाइल्ड बना देते हैं। अब जब भी हम उसके पेरेंट को यानी कि हम जब कार को मूव करेंगे तो उसके साथ उसके जो चाइल्ड है वो भी मूव करेंगे। लेकिन अगर हम सिर्फ उसके व्हीलों को मूव करते हैं यानी कि हम गेम ऑब्जेक्ट के सिर्फ चाइल्ड को मूव या रोटेट करवाते हैं तो उसका असर उसके पेरेंट के ऊपर नहीं आएगा। बेसिकली ये जो पेरेंट और चाइल्ड हिरार्की है ये हमारे लिए गेम ऑब्जेक्ट्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए और एक ग्रुप बनाकर रखने के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल
टेक्निक समझी जाती है या बहुत ज्यादा यूजफुल टेक्निक है। अब हम अपनी स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और वहां जाकर हम इसको फर्दर प्रैक्टिकली देखते हैं और उसको समझते हैं। सबसे पहले हम एक गेम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो गेम ऑब्जेक्ट, सिंपल गेम ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हम हायरार्की पैनल पर राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने पे यहाँ पे हमें नजर आएगी ऑप्शन 3D ऑब्जेक्ट्स की। 3D ऑब्जेक्ट पर जैसे ही हम अपना माउस का कर्सर लेकर आएंगे तो यहाँ पर मेरे पास शो होगा क्यूब, स्फीयर, कैप्सूल, इस तरह ये सारे मल्टीपल गेम ऑब्जेक्ट्स हैं। मैं एक गेम ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ। मैंने ये क्यूब जो है वो एक क्रिएट की है। इस गेम ऑब्जेक्ट को क्रिएट, जैसे ही मैंने गेम ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पर राइट साइड के ऊपर इंस्पेक्टर पैनल के अंदर कुछ कंपोनेंट उसने बाय डिफॉल्ट ऐड कर दिए हैं गेम ऑब्जेक्ट के ऊपर, जैसे कि ट्रांसफॉर्म का कंपोनेंट, एक मैश फिल्टर, मैश रेंडर और उसके बाद बॉक्स कोलाइडर। अभी के लिए मैं बॉक्स कोलाइडर को रिमूव कर देता हूं और बाकी कंपोनेंट्स को इसी तरह ही रहने देता हूं। अब हम एक और गेम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट। सॉरी, अब मैं एक और क्यूब जो है वो क्रिएट करता हूँ। ये मैंने एक और क्यूब क्रिएट की है, ये आप देख सकते हैं। हम इसको सेपरेट करके रख लेते हैं। ये हमारी, ये वाला हमारा क्यूब 1 और ये हमारी क्यूब 2। इसके बाद अब अगर मैं इसको क्यूब 2 को क्यूब 1 के अंदर ड्रैग करता हूं तो ये वाला जो क्यूब है ये इस क्यूब का चाइल्ड बन गया है। और जैसे ही जब मैं इसके पेरेंट को पकड़कर मूव करूंगा तो इसका चाइल्ड भी इसके साथ मूव करेगा, जैसे कि आप देख सकते हैं इस वीडियो के अंदर। इसके बाद लेकिन अगर मैं इसका जो चाइल्ड है उसको मैं खाली मूव करता हूं तो इसका पेरेंट मूव नहीं करेगा। ये बेसिकली है पेरेंट और चाइल्ड रिलेशनशिप। इसी तरह ही मैं अब इनको दोबारा सेपरेट कर देता हूं और मैं दोबारा अपने इंस्पेक्टर पैनल की तरफ आता हूं। ये मैं दूसरे जो मैंने गेम ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था इसके ऊपर से भी मैं ये बॉक्स स्लाइडर का कंपोनेंट रिमूव कर देता हूं। अब मेरे पास दो गेम ऑब्जेक्ट हैं। इन दो गेम ऑब्जेक्ट को हम ट्रांसफॉर्म के थ्रू देखते हैं कि कैसे इनको रोटेट करवाना है, कैसे इनकी पोजीशन को चेंज करना है और कैसे इनकी स्केलिंग को अप एंड डाउन करना है। तो सबसे पहले मैंने गेम ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया है। गेम ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जब मैं इंस्पेक्टर पैनल की तरफ आता हूँ तो यहाँ पर ट्रांसफॉर्म के अंदर मेरे पास तीन चीजें शो होती हैं, पोजीशन, रोटेशन और स्केल। पोजीशन के अंदर इसके एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, तीनों एक्सिस की वैल्यूज यहाँ पर शो हो रही हैं। इसी तरह रोटेशन के अंदर और स्केलिंग के अंदर भी। अब अगर मैंने इस कंपोनेंट को एक्स एक्सिस के ऊपर मूव करना है तो मैं यहाँ पर इसको यहाँ पर एक्स के ऊपर कर्सर लाकर, जैसे ही मैं एक्स के ऊपर कर्सर लेकर आऊंगा तो आपको राइट और लेफ्ट पर दो जगह पर एक छोटे छोटे एरो नजर आएंगे। जैसे ही मैं इसको सिलेक्ट कर मैं इसको ड्रैग करूंगा तो मेरा जो गेम ऑब्जेक्ट है जिसको मैंने सिलेक्ट किया हुआ है वो एक्स एक्सिस के ऊपर मूव करता हुआ नजर आएगा। इसी तरह ही अगर मैं वाई एक्सिस की बात करूं तो मैं अगर वाई एक्सिस के ऊपर भी सेम इसी तरह ही गेम ऑब्जेक्ट को मूव कर सकता हूं। और अगर मैं अपने गेम ऑब्जेक्ट को जेड एक्सिस के ऊपर मूव कराना चाहता हूं तो मैं यही अप्रोच यूज करूंगा, इसी तरह। इसके बाद अगर मैंने इस गेम ऑब्जेक्ट को रोटेट करवाना है तो मैं उसको रोटेट करवाने के लिए भी सेम यही पैटर्न यूज करूंगा। मैं रोटेट के ऊपर आऊंगा, मैंने इसको एक्स एक्सिस के ऊपर रोटेट करवाना है तो मैं एक्स एक्सिस की वैल्यू को ड्रैग करूंगा तो आप देख सकते हैं कि मेरा ये गेम ऑब्जेक्ट जो है वो रोटेट हो रहा है। इसी तरह ही मैं इसको y एक्सिस के ऊपर भी रोटेट करवा सकता हूँ और z एक्सिस के ऊपर भी रोटेट करवा सकता हूँ। इसके बाद मेरे पास जो नेक्स्ट चीज आती है वो आती है स्केल। स्केल के अंदर हम गेम ऑब्जेक्ट को
बड़ा या छोटा कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पे सबसे पहले मेरे पास एक ये सिंबल शो हो रहा है। अगर मैं इसको सिलेक्ट करूंगा तो मेरे पास तमाम वैल्यूज, तमाम एक्सिस के ऊपर जो है सेम वैल्यू जो है उसके साथ वो अप एंड डाउन होगा। जैसे कि मैंने अगर इसको सिलेक्ट किया है तो अगर मैं इसको एक्स एक्सिस के ऊपर रोटेट करता हूँ, एक्स एक्सिस के ऊपर अगर मैं इसको स्केल इसका अप करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि वाई एक्सिस के ऊपर भी और जेड एक्सिस के ऊपर भी ये स्केल अप हो रहा है। इसी तरह ही अगर मैं स्केल डाउन करता हूं तो सेम इसी तरह ही दोनों एक्सिस के ऊपर भी उसका असर अप्लाई हो रहा है। लेकिन अगर मैं इसको सिलेक्ट नहीं करता और फिर मैं अगर इसको एक्स एक्स एक्सिस के ऊपर इसको स्केल को अप करता हूं तो आप देख सकते हैं कि इसकी जो स्केलिंग है वो सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस के ऊपर अप्लाई हो रही है। इसी तरह ही अगर मैं y पे करता हूं तो आप ये देख सकते हैं कि ये y के ऊपर अप्लाई हो रही है। सिमिलर z के ऊपर भी इसी तरह ही अप्लाई होगी। इसी तरह अब मैं इन दोनों गेम ऑब्जेक्ट्स को डिलीट कर मैं एक न्यू गेम ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूं। अब मैं एक कैप्सूल गेम ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूं। कैप्सूल ये कैप्सूल की तरह होता है और इसके अंदर भी आप देख सकते हैं कि बाय डिफॉल्ट कैप्सूल कोलाइडर के ऊपर अप्लाई हुआ है, जिसको हम फिलहाल अभी रिमूव कर देते हैं। अब हम देखेंगे बारी बारी इसको भी देखेंगे कि अगर हमें इसकी पोजीशन को आप देख सकते हैं कि अगर हमें इसकी पोजीशन को मूव करवाना है, इसकी रोटेशन करवानी है या फिर हमें इसकी स्केलिंग को अप एंड डाउन करवाना है। इसके अलावा हमारे पास सीन व्यू के अंदर एक टूल बॉक्स आता है। इस टूल बॉक्स के अंदर भी हमारे पास तीन मेन ऑप्शंस देखने को मिलती हैं, जिसमें एक आता है मूव टूल, दूसरा आता है रोटेशन टूल और तीसरा आता है स्केल टूल। मैंने इस वक्त मूव टूल को सिलेक्ट किया हुआ है। जब मैं मूव टूल को सिलेक्ट करूंगा तो मेरे पास यहाँ पर तीन एरो शो होंगे, जिसमें एक एरो ऊपर की तरफ है जिसका मतलब है कि ये वाई एक्सिस के ऊपर मूव होगा। इसी तरह ही ये रेड का मतलब है ये एक्स एक्सिस के ऊपर मूव होगा और जेड का मतलब है ये जी एक्सिस, सॉरी ब्लू का मतलब है ये जी एक्सिस के ऊपर मूव होगा। इसी तरह ही मेरे पास दूसरे जो इसके अंदर ऑप्शन आती है वो आती है रोटेशन टूल की। रोटेशन टूल को जब मैं सिलेक्ट करूंगा तो आपके पास इस तरह का एक व्यू शो होगा, सर्कुलर व्यू इस तरह का शो होगा। इसी तरह ही अगर मैं इसको इसको अगर मैं यहाँ से मूव करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा इसके ऊपर y एक्सिस के ऊपर रोटेट कर रहा है, यहाँ पर ये x एक्सिस के ऊपर रोटेट कर रहा है और इस तरह आपका ये z एक्सिस के ऊपर रोटेट कर रहा है। इसके अलावा मेरे पास एक आता है स्केल टूल। इसे मैं स्केलिंग सेट कर सकता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं अगर इसको सेंटर से पकड़ूंगा, अगर तो मैं इसको आपको मैं दिखा देता हूँ, अगर तो मैं इसको सेंटर से पकड़ूंगा तो ये तीनों एक्सिस के ऊपर अप्लाई होगी इसकी स्केलिंग। लेकिन अगर मैं इसको किसी स्पेसिफिक साइड से पकड़ूंगा तो इसकी स्केलिंग उसी एक्सिस के ऊपर, जैसे कि मैंने अभी इसको जी एक्सिस से पकड़ा हुआ है तो इसकी स्केलिंग जेड एक्सिस के ऊपर ही अप्लाई हो रही है। इस वीडियो के अंदर हमने गेम ऑब्जेक्ट और उसके कंपोनेंट्स को डिटेल में डिस्कस किया है। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपके माइंड में कोई भी कंफ्यूजन या क्वेश्चन है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दी गई ईमेल के ऊपर भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे मटेरियल्स और कलर्स को। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी हर एक वीडियो वक्त पर मिल सके और आप भी एक प्रोफेशनल गेम डेवलपर बन सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।